हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर 5 चल रहा बच्चों, जिसमें आज बात करेंगे उपसंयोजी यौगिकों में समाव्यवस्था। जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। बाकी मैं पूरा समझाऊंगा बच्चों, लेकिन जैसे आपका आयनीकरण समाव्यवस्था है, हाइड्रेट समाव्यवस्था है, ज्यामितीय समाव्यवस्था है, प्रकाशिक समाव्यवस्था है, ऐसे कुछ जैसे बंधन समाव्यवस्था है, ऐसे समाव्यवस्था ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके सिलेबस में उसी को कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में आप समाव्यवस्था खत्म कर लोगे। यदि चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2 नंबर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसंयोजी यौगिक का आयनीकरण समाव्यवस्था क्या है, समझाइए। या आ जाएगा हाइड्रेट समाव्यवस्था, ज्यामितीय समाव्यवस्था, बंधन समाव्यवस्था। 3-4 समाव्यवस्था ऐसा जिन्हें पढ़ना ही है, जिनको आपको तैयार करना ही है। जैसे पहला आपने सुना कि आयनीकरण समाव्यवस्था, दूसरा हो गया हाइड्रेट समाव्यवस्था, बंधन समाव्यवस्था और एक ज्यामितीय समाव्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे यौगिकों के बारे में तो आप लोगों ने सब कुछ समझ ही लिया है। इसके पहले हमने उसका आयुपेशी नामनक्लेचर, उसके बारे में पूरा डिटेल समझाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। अब समाव्यवस्था भी आप लोग जानते हैं कि समाव्यवस्था 11th क्लास में पढ़ते हैं कि भाई रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र थोड़ा सा भिन्न भिन्न हो जाए। अब यहां पर संरचना में बदलाव कैसे होगा, जैसे किसी भी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होगा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े हैं उनमें बदलाव हो जाए, उनमें जो संरचना सूत्र है वो अलग हो जाए, तो आपका एक प्रकार से एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे और यह गुण बच्चों समाव्यवस्था कहलाता है। मतलब रासायनिक सूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता है, जिस कारण वो एक दूसरे के समावयवी होते हैं और जिस गुण के कारण ये घटना होता है बच्चों वो आपका समाव्यवस्था कहलाता है। चीजें क्लियर हुई। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास कोई यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र समान है लेकिन उसकी संरचना या विन्यास जो है अलग अलग हो जाए, तो फिर एक दूसरे के वो समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समाव्यवस्था कहलाती है। उसी में आपका आयनीकरण समाव्यवस्था आता है। आयनीकरण समाव्यवस्था का मतलब होता है आयन ही बदल जाए, अंदर का बाहर और बाहर का अंदर। जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है और NH3 इसके साथ एक लिगेंड जुड़ा हुआ है एमीन, इसकी संख्या 4 है और एक और लिगेंड जुड़ा है क्लोरीन और बाहर जो आयन है वो आपका ब्रोमाइड है यानी ब्रोमीन है। अब यहां पर देखिएगा इसका जो समावयवी दूसरा होगा कि आयन बदल जाए, क्लोरीन जो है बाहर चला जाए और ब्रोमीन अंदर आ जाए, तो ये संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। देखो भाई चींटी आ गया है, चींटी बाहर हो जाओ भाई, क्योंकि एक वीडियो में चींटी दब गई थी ना तो हंटर बोलने लगे थे बच्चे। अरे कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। क्लोरीन बाहर चला जाए, ब्रोमीन अंदर आ जाए, तो इस बार ब्रोमीन अंदर आ गया है और क्लोरीन बाहर चला गया है। अभी बच्चों यदि मैं यौगिक में आयन का बदलाव करूं तो ये 2 भाग है, ये आपका धन है, ये ऋण है, यहां पे भी धन है और ऋण है। अब इनमें आयन में कैसे विनिमय कहलाएगा, जैसे आप देखिए ब्रोमीन है, ये ऋणात्मक है, ये यहां पर आ गया मतलब ऋणात्मक आयन अंदर आ गया और जो ये पूरा का पूरा भाग धनात्मक था इसका आयन बाहर चला गया। तो आयनों के विनिमय से इनमें जो समाव्यवस्था उत्पन्न होती है वो आपका कहलाता है बच्चों आयनीकरण समाव्यवस्था। हम ज्यादा डिटेल में बात भी नहीं करेंगे, उतना ही बात करेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों संकुल आयन के अंदर स्थित समूह या बाहर स्थित आयनों के बीच यदि परस्पर परिवर्तन होता है तो आयनीकरण समाव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस प्रकार यौगिक जिनका संगठन तो समान है परंतु विलयन में अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं आयनिक समावयवी कहलाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यौगिक के अंदर उपस्थित आयन और बाहर उपस्थित आयन या समूह में जब परिवर्तन होता है तो वहां पर आयनीकरण समाव्यवस्था हो जाता है बच्चों, और भले ये विलयन के साथ कुछ अलग रंग क्यों ना दें। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए आपका ब्रोमीन है, यहां पे सल्फेट है, जब आयन में परिवर्तन होता है तो जो पहला यौगिक है ये लाल बैंगनी रंग होता है और जो दूसरा जो यौगिक है बच्चों यहां पर आप देखिए यहां पे जो दूसरा है ये आपका लाल हो जाता है। पहला तो आपका लाल बैंगनी है और दूसरा जो बच्चों ये आपका लाल रंग का हो जाता है।
पहला यौगिक लाल बैंगनी रंग होता है तथा सल्फेट आयन का परीक्षण देता है। भाई देखो चींटी आज परेशान कर रही, अर्थात BaCl2 विलयन इसके जलीय विलयन में मिलाने पर BaSO4 का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, यह ब्रोमीन 1 निगेटिव और AgNO3 परीक्षण नहीं देता है। सिंपल है कि कहने का तात्पर्य ये जो है बच्चों, ये आपका लाल बैंगनी रंग का होता है, दूसरा जो आपका यौगिक है ये आपका लाल रंग का होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। परीक्षण की बात करते हैं तो पहला जो है आपका बेरियम सल्फेट का परीक्षण देता है, AgNO3 का नहीं देता है। ठीक है, लेकिन दूसरा आपका उसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से आयनीकरण समव्यवस्था पूछेगा तो आपको ऊपर वाला भाग लिखना है और इसका एग्जाम्पल देना है। इसके बाद हम दूसरे समव्यवस्था पे चलते हैं बच्चों, हाइड्रेट समव्यवस्था पर। देखो भाई एग्जाम के पर्पज से कितना लिखना उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाइड्रेट समव्यवस्था ये है कि हमारे पास कोई उपसंयोजी यौगिक है और उसमें उदासीन लिगेंड जो जल है यानी पानी वो उपस्थित है, फिर उसके विनिमय से जो समव्यवस्था उत्पन्न होगी वो आपका हाइड्रेट समव्यवस्था होगा। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है बच्चों। हाइड्रेट समव्यवस्था में मतलब जो उदासीन लिगेंड H2O है उसके विनिमय से, उसके अंदर बाहर होने से जो समव्यवस्था उत्पन्न होगी यानी एक दूसरे के समव्ययी बनेंगे, वहां पे जो समव्यवस्था होगी बच्चों वो आपका हाइड्रेट समव्यवस्था होगा। समझ में आया? जैसे एग्जांपल देते हैं, ये आपका क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है, H2O की संख्या यहां पे कहता हूं कि 6 है और इसके बाहर जो आयन जुड़ा है वो क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। हाँ भाई, यहां पे उदासीन लिगेंड का विनिमय होगा, H2O का ही केवल विनिमय हो। अब मैं ये कहता हूं कि यहां से एक H2O बाहर हो जाए तो यहां पर H2O की संख्या 5 हो जाएगी, क्लोरीन एक अंदर आएगा, क्योंकि भाई जितना बाहर जाएगा उतना अंदर अणु आएगा ही आएगा। अब यहां पर क्लोरीन की संख्या बचेगी 2, Cl2 हो जाएगा और H2O की संख्या 1 हो जाएगी। इसके आगे भी बच्चों यदि 2 H2O बाहर हो जाए तो क्रोमियम हो जाएगा, H2O का होल 4 हो जाएगा और 2 क्लोरीन बाहर से अंदर आ गया। अब 1 क्लोरीन बचेगा और H2O की जो संख्या है इसकी भाई 2 हो जाएगी, यानी यहां पर आप 2H2O कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहां पर आपने देखा कि ये जो उदासीन लिगेंड उपस्थित है, जल का अणु उपस्थित है, उसके विनिमय से जो यहां पे समव्यवस्था उत्पन्न हुई वो आपका हाइड्रेट समव्यवस्था हुआ। किसी उपसंयोजी यौगिक में जल उदासीन लिगेंड या क्रिस्टलीय जल के रूप में उपस्थित रहता है, अतः उन यौगिक में जिनका संगठन तो समान परंतु जल के अणुओं की संख्या लिगेंड के रूप में तथा जल में अणुओं के रूप में अलग अलग होता है, हाइड्रेट समव्यवस्था उसमें पाई जाती है और ऐसी समव्यवस्था को बच्चों हम हाइड्रेट समव्यवस्था कहते हैं। बारीकी से आपने समझ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा उपसंयोजी यौगिक जिसमें उदासीन लिगेंड जो है जल का अणु है और उसके विनिमय से जो समव्यवस्था उत्पन्न होती है वो आपका हाइड्रेट समव्यवस्था होता है बच्चों। इनका जो है यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पहले ये बैगनी रंग का यौगिक है और जैसे एक H2O बाहर हो जाता है तो हरे रंग का यौगिक हो जाता है और 2 H2O बाहर हो जाता है तो गहरा हरा रंग का यौगिक बन जाता है। इस तरीके से आप लोग हाइड्रेट समव्यवस्था एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहां से इतना लिखना है बच्चों। और इसीलिए कहता हूं कि जिनके पास अभी तक नोट्स नहीं है, जिन्होंने नोट्स लिया ही नहीं तो नोट्स ले लें। कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका तीनों ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आगे हम चलेंगे बंधन समव्यवस्था। बंधन समव्यवस्था में क्या होगा कि बंध का जो मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक लिगेंड है और उसमें 2 या 1 से अधिक दाता परमाणु है। लिगेंड में क्या होता है? दाता परमाणु होता है। तो मान लीजिए पहले कोई एक दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म में दे रहा था और उसी लिगेंड से दूसरा दाता परमाणु उपस्थित हो जाए, तब उनमें थोड़ा सा विनिमय चेंज होगा, बंध चेंज होगा। जैसे यहां पर SCN है और NCS है। ठीक है, SCN में S जो है यहां पर निकिल को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और यहां पर N इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इस स्थिति में संरचना दोनों का भिन्न भिन्न आ जाएगा। कहने का मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके साथ जो बंध बनाएगा उसमें विषमता आ जाएगी। फलस्वरूप जो यहां पे समव्यवस्था होगा बंधन समव्यवस्था होगा।
जब केंद्रीय धातु आयन से एक ही लिगेंड में भिन्न परमाणु जुड़े रहते हैं। भिन्न परमाणु का मतलब है एक ही लिगेंड में दो दाता परमाणु हों, लेकिन कंडीशन है कि जब इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो भाई एक ही दे सकता है, दोनों नहीं। तो पहले कंडीशन में बोला कि यहां पे जो है सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, दूसरे कंडीशन में सल्फर के जगह एन दे दिया। इन दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है ना, इन दोनों लिगेंडों का नाम अलग अलग है। तो यहां पर एक ही लिगेंड में भिन्न भिन्न परमाणु ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, फलस्वरूप संरचना सूत्र में भिन्नता आ जाती है। रासायनिक सूत्र तो समान है, एक एन एक सी और एक एस है, तो यहां भी एन सी एस है, तो संरचना सूत्र तो आपका भिन्न होगा लेकिन रासायनिक सूत्र तो समान है। तो रासायनिक सूत्र भले ही समान हो लेकिन संरचना में परिवर्तन होने के कारण, बंध परिवर्तन के कारण यहां पे बंधन समाव्यपता होती है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही लिगेंड में भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ने की क्षमता होती है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही लिगेंड जो है वो भिन्न भिन्न परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ पहले दूसरा परमाणु जुड़ा था, दूसरे स्टेज में दूसरा परमाणु जुड़ गया। इस स्थिति में भाई साहब परमाणुओं की भिन्नता के कारण जो समाव्यपता उत्पन्न होती है वो आपका बंधन समाव्यपता कहलाता है। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं, आपका कोबाल्ट है बच्चों, और कोबाल्ट में NH3 जुड़े हुए हैं। NH3 की संख्या जो है वो लगभग यहां पे 5 है, तो यहां भी 5 कर दो, 5 है NH3। NH3 में आपका जो दाता परमाणु है बच्चों नाइट्रोजन ही रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाइट्रोजन ही देता है NH3। और यहां पे आपका NO2 है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है NO2 में, तो कौन दे रहा है, नाइट्रोजन जो है दे रहा है, 2 पॉजिटिव आयन है। लेकिन यहां पे नाइट्रो को NO2 को ONO भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका कुछ इस प्रकार से संरचना बनेगा, देखिएगा दाता परमाणु में परिवर्तन हो जाएगी। एमीन की हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, केवल नाइट्रो समूह में जो परिवर्तन होगा बच्चों ONO, तो यहां पे बंध जो है चेंज हो गया, यहां पे नाइट्रोजन के साथ बंध था, यहां पे ऑक्सीजन के साथ बंध हो गया और 2 पॉजिटिव ही है। तो भाई यहां पे देखो 2 ऑक्सीजन थे, यहां भी 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों में जो रासायनिक सूत्र है वो तो समान है, लेकिन संरचना सूत्र बदल जाने के कारण यहां पे दोनों यौगिक अलग अलग हो गए हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के समावयवी हैं, और यही समाव्यपता आपका बंधन समाव्यपता कहलाता है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलते हैं। उपसह संयोजी समाव्यपता की बात करते हैं। उपसह संयोजी समाव्यपता क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा यौगिक है जिसमें धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग दोनों के दोनों संकुल यौगिक हों। भाई हमारे पास एक उपसह संयोजी यौगिक है जिसमें दोनों के दोनों संकुल यौगिक है। 2 भाग होते हैं, जैसे यहां पर देखिए आपका कोबाल्ट है और NH3 का होल 6, ये भाग हो गया, और इसका एक भाग और है क्रोमियम CN का होल 6। अब बच्चों यहां पर थोड़ा समझना ना, 1 मिनट का खेल है। ये वाला भाग धनात्मक होगा और ये वाला भाग ऋणात्मक होगा, क्योंकि किसी भी उपसह संयोजी यौगिक में 2 भाग तो रहेंगे। यदि कुछ भी नहीं है तो समझ लो उदासीन है। अब यहां पर धनात्मक भाग भी आपका संकुल आयन है, ये भी ऋणात्मक भाग भी आपका संकुल आयन है, और जब दोनों संकुल आयन हो किसी भी उपसह संयोजी यौगिक में, धनात्मक भाग भी संकुल आयन में हो, ऋणात्मक भाग भी संकुल आयन में हो, अब इस स्थिति में धन आयन और ऋण आयन के बीच जो लिगेंड है उसका परिवर्तन हो जाए, मतलब NH3 इधर चला जाए और CN इधर आ जाए, फलस्वरूप जो यहां पे समाव्यपता होगी उपसह संयोजी समाव्यपता होगी। मतलब सीधा सीधा कोई ऐसा यौगिक है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों भाग कैसा है बच्चों, वो संकुल आयन के रूप में है। धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग दोनों के दोनों संकुल आयन के रूप में है, यानी इधर का भाग धन ऋण दोनों संकुल, इनके बीच जब लिगेंड का परिवर्तन हो जाए, जैसे NH3 बच्चों, NH3 बदल जाए और CN यहां आ जाए। जैसे NH3 किसके साथ जुड़ा था, कोबाल्ट के साथ, यहां पर NH3 किसके साथ जुड़ गया, क्रोमियम के साथ। तो यह परिवर्तन जो है लिगेंडों का परिवर्तन, तो आपका उपसह संयोजी समाव्यपता कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो।
उपसहसंयोजी स्थित समाव्यक्ता, इसमें बच्चों ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन शॉर्टकट में थोड़ा समझ लो कि बहुनाभिकीय संकुल मतलब एक से अधिक नाभिक हो, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, ये बड़ा सा यौगिक है, इसमें दो नाभिक है, केंद्रीय धातु परमाणु दो हैं। इस स्थिति में बहुनाभिकीय संकुल में विभिन्न धातु नाभिकों से जुड़े लिगेंड में परस्पर परिवर्तन हो जाए तो उपसहसंयोजी स्थित समावयवी कहलाता है। मतलब उपसहसंयोजी यौगिक में जब एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु हो, सिंपल समझना, केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या एक से अधिक, बहुनाभिकी का मतलब एक से अधिक नाभिक हो, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या एक से अधिक हो। इस स्थिति में उनमें आपस में लिगेंडों का परिवर्तन हो जाए। जैसे यहां पर देखिए ये दोनों एक दूसरे के समावयवी, यहां पे कोबाल्ट, यहां भी कोबाल्ट, यहां भी कोबाल्ट, यहां भी कोबाल्ट, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, उपसहसंयोजी यौगिक हैं और ये बहुनाभिकीय संकुल यौगिक हैं। अब इनमें जैसे NH3 की संख्या कितनी थी, 4, तो एक क्लोरीन यहां से निकलकर यहां चला जाए और NH3 की यहां पे परिवर्तन हो जाए तो 4 की जगह 3 हो जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा, और फिर यहां पर 2 की जगह 3 हो गए, एक क्लोरीन इधर चला गया। तो इस दोनों स्थिति में क्या देखने को मिला कि बहुनाभिकीय संकुल यौगिक है, फलस्वरूप बहुनाभिकीय संकुल यौगिक में लिगेंडों के परिवर्तन से जो स्थिति पैदा हुआ बच्चों वो उपसहसंयोजी स्थित समावयवता है। मतलब बहुनाभिकीय संकुल यौगिकों में जो स्थिति उत्पन्न होता है लिगेंडों के परिवर्तन से, तो वहां पे आपका स्थित समावयवता कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी आपको करा दिया गया। और बच्चों ये जो आपका प्रकाशिक समावयवता और जो ज्यामितीय समावयवता है ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाशिक समावयवता का मतलब ऐसा है कि कोई भी मान लीजिए एक यौगिक है, उसके दो भिन्न भिन्न संरचना ऐसे हो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, मतलब बीच में यदि हम दर्पण रख दें तो बिल्कुल वैसे ही प्रतिबिंब जिस प्रकार से दर्पण में प्राप्त होता है उसी प्रकार से उन दोनों यौगिकों में आपस में दर्पण का संबंध हो, तो फिर वो आपका प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। कि इस प्रकार की समावयवता ऐसे दो समान यौगिकों में पाई जाती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ऐसे समावयवता असममित के कारण उत्पन्न होती है। सिंपल तरीके से कहने का तात्पर्य देखिए, यहां पे दर्पण रखेंगे बच्चों तो ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। आप सोचो कि इसको इसके ऊपर रख दे तो क्या ये अध्यारोपित हो सकता है, तो नहीं। अध्यारोपित का मतलब ये हुआ कि जैसे पेन है और पेन के ऊपर सेम पेन रख दें तो बिल्कुल कैटेगरी फिक्स हो जाए तो वो अध्यारोपित कहलाता है। लेकिन बच्चों यदि इसको हम यहां पे रखेंगे तो देखो ये वाला भाग इधर हो जाएगा और ये जो छोटा वाला भाग है इधर हो जाएगा, तो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। कहने का मतलब ऐसे दो यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब जैसे आपके सामने हम एक दर्पण को रख दें तो आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब को आपके साथ हम मैच कराएं तो वो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आपकी दिशा यदि पूर्व साइड है तो प्रतिबिंब की दिशा पश्चिम साइड हो जाएगी। आप दर्पण में देखना, यदि आपकी दिशा पूर्व साइड है, आप खड़े हो पूर्व दिशा में, लेकिन दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो प्रतिबिंब है बच्चों वो पश्चिम दिशा पे सिर हो जाएगा, मतलब मुख हो जाएगा। तो कहां एक दूसरे के अध्यारोपित है, नहीं है, समझ रहे ना। तो प्रकाशिक समावयवता ऐसे दो भिन्न यौगिकों में पाए जाते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। आपको ये एग्जाम्पल तैयार करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया है ज्यामितीय समावयवता। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ज्यामितीय समावयवता कैसे उत्पन्न होता है? इसे सिस ट्रांस समावयवता भी कहा जाता है। जब केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर दो समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती अर्थात 90 डिग्री पर होते हैं तो उसे सिस समावयवी कहा जाता है, और जब विकर्ण में 180 डिग्री पर होते हैं तो ट्रांस समावयवी होते हैं। कहने का मतलब यहां पर ऐसे दो भिन्न यौगिकों की बात की जा रही है जिसमें बच्चों दो समान यौगिक 90 डिग्री पर हो। जब 90 डिग्री पर होते हैं तो फिर आपका वो सिस समावयवी कहलाता है, और जब 180 डिग्री पर होते हैं तो एक दूसरे के ट्रांस समावयवी कहलाते हैं। जैसे हमारा देखिए यहां पर एक यौगिक है, जब एक साइड दोनों हो, ठीक है ना भाई, एक यौगिक लेकर चलोगे, यौगिक में आपने यहां पर देखिए एक यौगिक है हमारे पास, प्लेटिनम है और दो NH3 जुड़े हैं और दो क्लोरीन जुड़े हैं। अब इसमें प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ जब NH3 एक ही दिशा पे जुड़े हों और क्लोरीन Cl2 एक ही दिशा पे जुड़े हों तो आपका सिस समावयवी कहलाएगा। लेकिन जब बच्चों विकर्ण में जुड़े होंगे तो आपका ट्रांस समावयवी कहलाएगा, बस।
और कुछ भी नहीं है यार, ज्यामितीय समव्यवस्था में कुछ भी नहीं होता कि दो ऐसे भिन्न भिन्न यौगिक जिसमें दो लिगेंड जुड़े रहते हैं और जब वो 90 डिग्री पर जुड़े हैं, मतलब यहां पर देखिए एक दूसरे के विकर्णता ये 90 डिग्री पर होता है बच्चों, इन दोनों के बीच जो 90 डिग्री कोण बनेगा तो आपका cis समावयवी कहलाएगा। लेकिन जैसे NH3 NH3 इन दोनों के बीच 180 डिग्री कोण बनेगा, वो ट्रांस समावयवी कहलाता है और यही जो समव्यवस्था है वो ज्यामितीय समव्यवस्था कहलाती है। आपको समझ में नहीं आया? देखिए फिर से, इसे सिस ट्रांस समव्यवस्था भी कहते हैं। जब केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर दो समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती 90 डिग्री पर होते हैं वो सिस समव्यवी कहलाता है, और जब विकर्ण में जुड़े होते हैं बच्चों वो ट्रांस समव्यवी कहलाता है। इस प्रकार की समव्यवस्था प्रायः वर्ग समतलीय तथा अष्टफलकीय संकुलों में ही पाया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्यामितीय समव्यवस्था कहां पर पाया जाएगा, तो केवल और केवल वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ज्यामितीय समव्यवस्था में एक एग्जाम्पल तैयार करना है। दो एग्जाम्पल की मैं बात नहीं करता हूं, एक एग्जाम्पल यदि आपने तैयार कर लिया तो काफी है। ठीक, तो समव्यवस्था का जो चैप्टर था बच्चों, मतलब जो कहानी थी वो खत्म हो चुका है। समव्यवस्था जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने करा दिया इस लेक्चर में। आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप लोग एक नोट्स ले सकते हैं, मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर लो, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।